वर्चुअल रियलिटी, जिसे मॉडर्न फेक वर्ल्ड कहते हैं, वो बहुत ही तेजी से इस दुनिया में अपनी पैर फंसा रहा है। सबसे आसान एग्जाम्पल है गेम, जिसे खेलने के लिए, इनफैक्ट उस गेम का पार्ट बनने के लिए लोग लाखों रुपए तक खर्च करते हैं। बट व्हाट इफ ये वर्चुअल रियलिटी ही मॉडर्न वर्ल्ड बन जाए और असली दुनिया सिर्फ एक सपना? क्या तब भी कोई इस वर्चुअल वर्ल्ड में जीना चाहेगा? इस कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सब एक दूसरे के नेबर्स और कलीग्स होते हैं, इसलिए वो कंफर्टेबल होकर और भी अच्छे से ये सब एंजॉय करते हैं। जिसके खत्म होने पर सीन शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहां पर इस कहानी के मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है एलिस और दूसरे का नाम होता है जैक। एलिस यहाँ पर अपने हस्बैंड जैक से पूछती है कि आज शाम की पार्टी में कितने लोग आएंगे। अगर उसे यह बात पता चल जाए तो वो सब के लिए खाना बनाकर रखेगी, स्पेशली टूना मछली के अंडों का सैलेड। जैक इस बात को सुनकर एलिस से कहता है कि फ्रैंक को टूना सैलेड पसंद नहीं। दरअसल फ्रैंक होता है जैक का बॉस, जिसको खुश करने के लिए ये सारी तैयारी चल रही होती है और इनकी बातें चल ही रही होती है कि पूरा घर हिलने लगता है, जैसे कि कोई भूकंप या बॉम्ब के फटने पर होता है। पर ये दोनों इस बात को ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे कि कुछ हुआ है नहीं। जिसके कुछ देर बाद जैक काम पर निकल जाता है और उसके साथ ही वो सभी लोग काम पर निकल जाते हैं जो कि वहाँ पर रहते हैं। बट सिर्फ मेल ऐसा करते हैं, ना कि फीमेल। और हमें रेडियो में एक मैसेज सुनाई देता है एक टॉप सीक्रेट विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें दिन होता है 987 और ये मैसेज कहती है कि सिक्योरिटी लेवल येलो है, सभी क्लाइंट एग्जिट की तरफ रवाना हो चुके हैं और सारी वुमेन घरों में सेफ है इन अ कोऑपरेटिव मैनर। और जब उन्हीं घरों की तरफ सीन शिफ्ट होती है तो सभी वुमेन अपने घरों के काम फिनिश करने में लगी होती है, क्योंकि सभी को एक डेली शेड्यूल की तरह बैले में जाना होता है, जहाँ के सभी रास्तों में, बसों में, साइन बोर्ड्स में सिर्फ एक साइन होता है विक्ट्री का, जैसे कि उस पूरे शहर को किसी विक्ट्री नाम की कंपनी ने खरीद रखा हो। और जहां पर एलिस बैले सीखने के लिए जाती है, वहां पर एक और लेडी आती है। दरअसल इसके हस्बैंड बिली ने आज ही विक्ट्री नाम की उस कंपनी को ज्वाइन किया होता है एंड एज अ रिजल्ट वॉलेट बन जाती है इस ग्रुप के मेंबर, जैसे कि सभी वुमेन वहां पर होती है। नाउ इस ग्रुप में मार्गरेट नाम की एक लेडी भी होती है जो कि आज भी बैले में नहीं आती। एलिस यही बात अपने फ्रेंड बनी से पूछती है, जो कि उसे फिर से बीमार बताती है, मींस कि ये सब पहले भी हो चुका है। और सिंस कि ये सब एक बड़े से सोसाइटी में रहते हैं, तो एलिस काम करते वक्त मार्गरेट को देखती है, जो कि हाथ में एक एरोप्लेन ले थोड़ी सी डरी हुई लगती है किसी बात से। और उसे देख एलिस को किसी की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसके आस पास हो और वो गाना उसके कानों में गुनगुना रहा हो, लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं। इसलिए एलिस को लगता है कि ये सब उसके मन का भ्रम है और इसलिए वो उस पर ज्यादा गौर नहीं करती। पर जब वो घर जाती है और ऑमलेट बनाने के लिए अंडे तोड़ती है, तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। ये बात इसे थोड़ी सी अजीब लगती है, इसलिए वो 2-3 और अंडों को तोड़कर देखती है, पर उसमें भी कुछ भी नहीं निकलता। पर इसे भी ये नजरअंदाज कर अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती है, जो कि घर आकर कुछ और ही खाता है। ये पार्ट इस मूवी में बहुत जगह पर देखने को मिलती है, जिसके भी एक रीजन होता है जो कि हमें आगे जानने को मिलेगा। अभी के लिए कहानी आगे बढ़ती है अगले दिन में, जहां पर एलिस एक बीच पर होती है और ये बात कर ही रही होती है कि इसे फिर से किसी की गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही उसे कुछ ब्लर्ड इमेजेस भी दिखाई देती है, जिसे भी वो नजरअंदाज कर देती है अभी के लिए। जिसके कुछ देर बाद शैली नाम की ये लेडी वॉलेट और विल को सभी से इंट्रोड्यूस करती है, साथ ही अपने हस्बैंड फ्रैंक के बारे में भी बताती है कि फ्रैंक ने ये जगह इसलिए बनाई क्योंकि ये एक नई गेटवे है हम सब के लिए। और ठीक यहीं पर आज जब मार्गरेट हर एक चीज को क्वेश्चन करने लगती है कि वो लोग वहाँ पर है क्यों, वहाँ पर आए हैं किस बात के लिए हैं, तो उसका हस्बैंड उसे खींचते हुए सबसे दूर ले जाता है और इस बात से किसी और के मन में कोई सवाल ना उठे, इसलिए फ्रैंक खुद के द्वारा बसाए इस शहर के बारे में बताता है कि उसने रेगिस्तान में शहर इसलिए बसाया क्योंकि वो दूसरों की तरह हार मानकर नहीं जीता। वो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है, जो कि उसने किया।
ये सारी बातें सिर्फ सबका मन बहलाने के लिए होती है, जिसमें एलिस पूरी तरह से नहीं फंसती और वहां से निकलकर वो सीधा मार्गरेट को ढूंढते हुए जाती है, जहां पर मार्गरेट उसे देखकर कहती है कि उसे कैद करके वहां पर रखा गया है। ये जगह वैसी नहीं है जैसे कि ये दिखती है। और इससे पहले वो उसे कुछ और बताती, उसका हस्बैंड दरवाजा बंद कर देता है। साथ ही एलिस का हस्बैंड जैक भी थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है और एक तरह से इंटेंशनली एलिस से इंटीमेट होने की कोशिश करता है ताकि उसके दिमाग से ये मार्गरेट वाली बात को निकाल सके। इवन कि फ्रैंक भी उसे बहुत ही अजीब बिहेव करता है और वो उन दोनों को ऐसे इंटीमेट होता हुआ देखता भी है और काफी देर तक देखता रहता है, जिससे एलिस को ऑफ कोर्स काफी अनकंफर्टेबल फील होता है इन सब से। और अगले दिन फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाता है। उठना, ऑफिस जाना, घर साफ करना, बैले में जाना एक्सेट्रा। हर एक चीज एक लूप की तरह घूमती है जो कि एलिस को बोरिंग लगती है। इसलिए वो बस में बैठ पूरे जगह के चक्कर लगाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। और इस बीच जब वो आसमान की तरफ देखती है तो वो एक गिरते हुए एक प्लेन को देखती है जो कि बीच बीच में ग्लिच करती है जैसे कि एक वीडियो गेम में होता है। और उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाती है पहाड़ों में। एलिस इसे देखकर गाड़ी रोकने के लिए कहती है, जो कि पहले तो वो ड्राइवर नहीं करता और जब वो करता है तो वो उसे बस से उतरने से मना करता है, क्योंकि जिस जगह पर वो प्लेन क्रैश होती है वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होती है जहां पर किसी का भी जाना मना होता है, स्पेशली वुमेन का। पर एलिस उसकी एक भी नहीं सुनती और बस से उतर कर जाती है वो सीधा उसी जगह की तरफ जहाँ पर उसे वो एरोप्लेन तो नहीं दिखता बट एक स्ट्रक्चर जरूर दिखाई देता है, जैसे कि किसी ने उस वीरान जगह पर एक डोम बनवाया हो। और उसी के अंदर झांकने के लिए जब एलिस उसके शीशों पर हाथ रखती है तो वो मॉनिटर की तरह लाल हो जाती है, जिसे छूने के बाद एलिस एक तरह से बेहोश हो जाती है और उसे दिखाई देता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रोमो जिसमें लड़कियां डांस कर रही होती हैं। जिसके कुछ देर बाद एलिस की आंख खुलती है अपने बेड पर। घर में उसका हस्बैंड आ चुका होता है और वो 4-5 डिशेस एक साथ बना रहा होता है जो कि उसे आती भी नहीं, जो कि थोड़ी सी अजीब होती है। पर इन सब में होता यह है कि एलिस खुद के साथ हुई इस घटना को सिर्फ एक सपना समझकर टाल देती है और अगले दिन फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाता है। बट इस बार इस सब कुछ पहले जैसा नहीं होता। जैसे कि जब वो घर साफ करने लगती है तो घर अपने आप छोटा हो जाता है और ये शीशे के बीच में चिपक सी जाती है। बट बाद में सब कुछ वैसे ही हो जाता है जैसे कि पहले था। जिसके कुछ देर बाद मार्गरेट उसे कॉल करके पूछती है कि तुमने भी उसे देखा ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, सब मुझे पागल समझते हैं जबकि वो लोग सच छुपा रहे हैं। तुम्हें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। एलिस ये सारी बातें सुन पहले तो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, पर जब वो एरोप्लेन की क्रैश होने की बात करती है तो फोन अपने आप कट हो जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होती है बैले क्लास की तरफ। और यहाँ पर जो चीज होती है वो एलिस को पूरी तरह से डरा कर रख देती है, क्योंकि जब एलिस डांस कर रही होती है तो उसे आईने में अपनी परछाई की जगह दिखाई देने लगती है मार्गरेट की परछाई। और इतना ही नहीं, वो शीशे में अपने सर को मारकर खुद को लहूलुहान कर लेती है, जिसे देख जब एलिस जोर से चीखती है तो सभी लोग उसे देखते हैं और ये वापस से जब उस शीशे की तरफ देखती है तो वहाँ पर फिर से कोई भी नहीं होता। और अब इसकी भी हालत वैसे ही होती है जैसे कि मूवी के स्टार्ट में मार्गरेट की होती है। स्पेशली इस जगह के बारे में उसे और भी अजीब तब लगता है जब वो मार्गरेट को सुसाइड करते हुए देखती है और उसे बचाने के लिए जब वो जाती है तो कुछ लोग एलिस को खींचकर वहाँ से दूर ले जाते हैं और उसे ये कहा जाता है कि ये सब कभी हुआ ही नहीं, ये सब सिर्फ उसके मन का भ्रम है। बट एलिस ने ये सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखा होता है, इसलिए वो उनकी एक भी बात नहीं मानती। और अगली सुबह एक और अजीब चीज होती है, वो खुद के सर को प्लास्टिक में रैप करती है जैसे कि वो अपने होशो हवाश में ना हो, बट वक्त रहते वो अपने आप को छुड़ा जरूर लेती है जिससे उसकी मौत नहीं होती। और सेम ही दिन एक डॉक्टर आता है एलिस का हाल चाल देखने। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि एलिस की नजर पड़ती है उसके सूटकेस में रखे एक फाइल पर जिसमें मार्गरेट का नाम लिखा होता है और साथ ही लिखा होता है सिक्योरिटी रिस्क। इसलिए जब वो डॉक्टर कुछ देर के लिए बाहर जाता है तो एलिस उसके सूटकेस में से वो फाइल चुरा लेती है और उसके जाने के बाद जब वो उसे ओपन करती है तो उसमें लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक होती है। मींस कि वो एक टॉप सीक्रेट फाइल है जिसे ये समझ नहीं सकती, इसलिए वो परेशान होकर उसे जला देती है ताकि किसी को भी वो फाइल उसके घर में ना मिले। जिसके कुछ दिन बाद जैक के प्रमोशन की बात चलती है और उसी के लिए एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है सेम उस विक्ट्री नाम की कंपनी की तरफ से।
और फ्रैंक यहाँ पर जैक को नया सीईओ बनाता है उस कंपनी का, ताकि एलिस इन सारे इवेंट्स को भुला सके। बट इससे वो और भी डर जाती है, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस जगह पर जो भी हो रहा है वो फ्रैंक करवा रहा है, और उसके हस्बैंड को इन सब में घसीटने के लिए वो उसे सीईओ बना रहा है, ताकि जैक अपनी नौकरी बचाने के लिए उसकी एक भी बात ना माने। इसलिए वो भागकर टॉयलेट में जाती है, जहाँ पर उसके पीछे पीछे जाती है फ्रैंक की वाइफ शैली, और उसे इस तरह से बात करती है जैसे कि उसे सच में उसकी फिक्र है। और उन्हीं बातों में आकर जब एलिस उसे सब कुछ बताती है, तो ये भी अपना असली रंग दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती कि उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए था, ये इस जगह की सिर्फ एकमात्र रूल है, और उसने उसका भी लिहाज नहीं रखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगले दिन जब इसी प्रमोशन वाली बात को लेकर सबको डिनर पर इनवाइट किया जाता है, तो इन सब लोगों में एलिस की दोस्त, नेबर, वॉलेट और उसके साथ फ्रैंक भी आया होता है अपनी वाइफ के साथ। सभी लोग अपनी बातों में लगे होते हैं, जैसे कि कोई रेडियो बज रहा हो, जैसे कि एक स्क्रिप्टेड डायलॉग कोई बोल रहा हो बिना किसी रुकावट के। और उन सब से अलग होती है एलिस, जो कि वॉलेट से पूछती है कि वो कहाँ से आए, मतलब कि वो पैदा कहाँ पर हुई, जिसका आंसर वो करती है फिलाडेल्फिया। बट अजीब बात ये होती है कि उस जगह पर मौजूद सभी वुमेन फिलाडेल्फिया से ही होती है, हर एक सिंगल वुमेन। जिसके बाद वो उससे दूसरा क्वेश्चन करती है कि वो अपने हस्बैंड बिल से पहली बार कब मिली और कहाँ मिली, जिसका वो आंसर करती है ट्रेन में। बट गेस व्हाट, एलिस को ये बात ही पता होती है कि उस ट्रेन का नाम क्या था। यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि तुमसे ट्रेन की टिकट गिर गई और बिल ने उसे उठाकर तुम्हें दिया और इस तरह से तुम उससे मिले, जो कि एकदम सही होता है। और इसे ये सारी बातें इसलिए पता होती है क्योंकि उसकी भी यही स्टोरी होती है। इनफैक्ट उस रूम में बैठे हर एक कपल की सेम स्टोरी होती है, एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होती। और ये बात अजीब तब हो जाती है जब एलिस कहती है कि ये उनकी असली मेमोरी नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड मेमोरी है, जो कि उनके दिमाग में प्रोग्राम की गई है, जिसे सुन उस रूम में बैठा हर एक मेल पर्सन चुप हो जाता है, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। और बात जब थोड़ी सी और आगे बढ़ती है तो सारी बातें उछल कर गिरती है फ्रैंक की तरफ, जो कि अपने आप को बचाने के लिए उसे दिमाग से बीमार कहता है। और सेम अपने हस्बैंड का पक्ष लेते हुए शैली भी उसे बातें सुनाती है, जिसके एंड में बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सभी लोग वहां से निकल कर चले जाते हैं। एंड सिंस कि फ्रैंक जैक का बॉस होता है, वो उसे पर्सनली बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहां पर वो इस बारे में बात भी करते हैं। और उन सब के जाने के बाद एलिस अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो कोई पागल नहीं, पर अगर वो यहाँ पर रही तो उसका हाल भी सेम उस मार्गरेट की तरह होगा। और इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अब और वहाँ पर नहीं रहना चाहती। और जैक भी उसकी बात मान रात को ही निकलने के लिए तैयार हो जाता है। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब वो गाड़ी नहीं चलाता और उसे सॉरी कहता है, जिसके कुछ देर बाद फ्रैंक के आदमी आकर एलिस को घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है उसकी याददाश्त को मिटाने के लिए। और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है असली दुनिया में, और उस वक्त में जब इन सब की शुरुआत नहीं हुई थी। एलिस एक डॉक्टर होती है जो कि दिन में 8 से 10 ऑपरेशन करती है, और सेम उसी की वजह से वो घर तक नहीं जा पाती। ये काम में इतना बिजी होती है कि वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। रोमांटिक रिलेशन तो भूल ही जाओ। तो वहीं जैक को वो सब कुछ चाहिए होता है जो कि कोई भी मैरिड पर्सन ड्रीम करेगा, लाइक अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना, रोमांटिक रिलेशन बनाना, बच्चे पैदा करना एंड एवरीथिंग एल्स, जो कि उसे अपनी रियल वाइफ से नहीं मिलता। इसलिए वो एक विक्ट्री नाम की कंपनी से एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करने वाली मशीन खरीदता है, जिसके लिए वो एलिस को बेड पर ही बांध देता है और उसकी आंखों पर उस डिवाइस को लगा देता है, ताकि उसकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी क्रिएट हो सके। और खुद के लिए ये एक फेक बॉडी क्रिएट करता है ताकि एलिस को कुछ भी याद न आए रियल वर्ल्ड के बारे में। नाउ इस दुनिया में वो लोग जाते हैं जो कि अपनी रियल लाइफ में खुश नहीं होते, इसलिए कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर की फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना होगा। अगर वो कमजोरी की वजह से रियल वर्ल्ड में मर गए तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में भी मर जाएगी। साथ ही मेल्स जो कि असली यूजर होते हैं वो सिर्फ हेडक्वार्टर के जरिए सिमुलेशन में आ जा सकते हैं, जिसके लिए वो नाटक करते हैं काम पर जाने की और रात को काम पर वापस आने की। और यही रीजन होता है कि जैक एलिस के साथ इतना ज्यादा फिजिकल रिलेशन बनाता है, क्योंकि उसे ये सब रियल वर्ल्ड में नहीं मिलता।
अब एलिस की जब कुछ मेमोरीज इरेज की जाती है तो वो ऑलमोस्ट सब कुछ भूल जाती है, जैसे कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, पर इसे गुनगुनाने की आवाज अभी भी सुनाई देती है, जिसकी वजह से इसे फिर से सब कुछ याद आने लगता है। दरअसल जैक जो कि रियल वर्ल्ड में होता है, उसकी एक हैबिट होती है काम करते वक्त एक गाने को गुनगुनाने की, और एलिस की बॉडी का जब वो ध्यान रख रहा होता है तो सेम वही गाना वो गुनगुनाता है जो कि इस एलिस को सुनाई देती है, और इसी की वजह से इसकी सारी मेमोरीज फिर से वापस आ जाती है। और जब इसकी मेमोरीज वापस आती है तो वो उस पर्सन को बड़ी ही आराम से पहचान लेती है कि वो जैक की तरह बातें तो करता है पर वो जैक नहीं है, और उसके बिहेवियर को देख जैक को भी ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो उससे और झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो उसे सारी बातें बता देता है और उसे एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो हमेशा से यही चाहते थे, एक ऐशो आराम की जिंदगी, एक नॉर्मल वुमन की तरह लाइफ, और उसने उसे ये सब कुछ दिया, ये घर, ये पैसे, ये लाइफस्टाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास रियल वर्ल्ड में। उसे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस वो एंजॉय करे। काम करने के लिए वो है, वो जाता है रियल वर्ल्ड में, और उसे वहाँ पर बिताई हर एक सेकंड से नफरत है क्योंकि ये सारी चीजें वहाँ पर नहीं है। पर एलिस उसकी एक भी नहीं सुनती क्योंकि ये सारी चीजें भले ही जितनी भी लुभावनी हो पर है वो नकली, और इसलिए जैक उसे फिर से बेहोश करने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश करता है, बट एलिस अपने आप को बचाने के लिए उसे मार डालती है, जिसकी आवाज को सुनकर आती है बनी, जिससे एलिस एक बार फिर से सब कुछ बताने की कोशिश करती है, बट इस बार वो उसे बीच में ही रोक देती है और उसे कहती है कि वो सब कुछ जानती है और उसे जल्दी से रियल वर्ल्ड में उठकर भागना होगा, नहीं तो विक्ट्री कंपनी के लोग उसे असली दुनिया में मार देंगे। बनी को ये बात बहुत ही पहले से पता होता है कि ये फेक वर्ल्ड है, और ये यहाँ पर इसलिए होती है क्योंकि असली दुनिया में उसके बच्चे मर चुके होते हैं, जबकि यहाँ पर वो जिंदा होते हैं, और इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। बट एलिस की सिचुएशन डिफरेंट होती है, वो यहाँ पर खुद नहीं आई होती बल्कि उसे लाया गया होता है फोर्सफुली, और इसलिए वो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बताती है, जो कि होता है वो हेडक्वार्टर, जहाँ पर जाने से सबको मना किया गया होता है। अब होता क्या है कि जब जैक मरता है तो ये बात फ्रैंक को पता चल जाती है। इनफैक्ट उस जगह पर मौजूद सभी रियल कैरेक्टर्स को ये बात पता चल जाती है, जो कि एलिस को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड में जाकर गवर्नमेंट को इस बारे में ना बता दे, और इन सब से बचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता होता है वहाँ से किसी भी तरह से निकलना, जिसके लिए वो गाड़ी दौड़ाती है उस हेडक्वार्टर की तरफ। और इन सब के बीच में जब फ्रैंक का ध्यान भटकता है तो उसकी वाइफ उसके सीने में चाकू घुसा देती है, और ऐसा करने का सिर्फ एक रीजन होता है कंपनी पर टेक ओवर करना। लिटरली पैसा लोगों से क्या क्या करवाता है। तो वहीं एलिस दौड़ते भागते हुए जाती है उस टोम के पास, और इससे पहले फ्रैंक के आदमी उसे पकड़ते वो उस ग्लास को हाथ लगा देती है और सीन हो जाती है कट, और हमें सुनाई देती है फ्रैंक की आवाज, जो कि कहता है कि एक बार जब हम असली दुनिया को देख लेते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है एक्सेप्ट करना, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जो भी इंसान यहाँ से भागता है और भागकर रियल वर्ल्ड में जाता है और वहाँ के प्रॉब्लम्स को देखता है, वो इस वर्चुअल वर्ल्ड को अपनाने में हिचकिचाता नहीं। जिसके बाद वो प्रोग्राम फिर से शुरू हो जाती है और हम एलिस की सासू की आवाज सुनते हैं, पर वो रियल वर्ल्ड में उठती है या वर्चुअल वर्ल्ड में, ये बात कही नहीं जा सकती, और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर इसे शेयर करना ना भूलें। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट जरूर करें ताकि आगे के वीडियो में हम उसे सुधार सकें। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून।